कभी सोचा है आपने कि दुनिया के जो बेस्ट एथलीट्स होते हैं, कलाकार होते हैं या फिर वैज्ञानिक, वो लगातार अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे पाते हैं? ऐसा लगता है ना जैसे उनके पास कोई सीक्रेट हो, कोई जादुई ताकत हो। पर असल में ये कोई जादू नहीं है। ये चेतना की एक बहुत ही खास अवस्था तक पहुंचने की कला है। और ये जो किताब है, स्टीलिंग फायर, वो इसी क्रांति के बारे में बात करती है। एक ऐसी क्रांति जो हमारे अंदर की छिपी हुई ताकतों को अनलॉक करने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हमारा ये सफ़र कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम उस प्राचीन रहस्य को जानेंगे जिसके लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते थे। फिर हम उस पीक एक्सपीरियंस की 4 यूनिवर्सल पहचानों को समझेंगे। इसके बाद हम उन 3 बड़ी दीवारों को देखेंगे जिन्होंने इस ज्ञान को हमसे छुपा कर रखा। फिर हम ये जानेंगे कि आज के दौर के लोग इस आग को वापस कैसे हासिल कर रहे हैं। और आखिर में इस कमाल की शक्ति के साथ जो जिम्मेदारी आती है, उसके एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर हम बात करेंगे। तो चलिए हमारे सफ़र का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। चेतना की इन बदली हुई अवस्थाओं की जो खोज है ना, जिसे आज हम फ्लो या जोन में होना कहते हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो इंसानियत के इतिहास जितनी ही पुरानी एक गहरी प्यास है। प्राचीन ग्रीस के एक इतिहासकार थे प्लूटार्क। उन्होंने काइकियन नाम के एक पवित्र पेय के असर के बारे में ये शब्द लिखे थे। और सोचिए, एल्सिबाइडीज जैसे उस दौर के सबसे पावरफुल लोगों ने भी इस अनुभव के लिए मौत का खतरा मोल लिया था। आखिर ऐसा क्या था उस अनुभव में जिसके लिए लोग इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार थे? खैर, विज्ञान की भाषा में इस अनुभव को एक्सटैसिस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है खुद से बाहर खड़े होना। ये वही अवस्था है जब हम किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि हमारा मैं का जो एहसास है वो कहीं पीछे छूट जाता है। और जैसा कि इस किताब का टाइटल भी कहता है, ये वही पल है जब हम अपनी सीमाओं से परे जाकर, मानो देवताओं से आग चुराकर, अपनी असली क्षमता को सामने लाते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर एक नजर डालिए। $4 ट्रिलियन, ये अल्टर्ड स्टेट्स इकोनॉमी का सालाना साइज है। मतलब ये वो पैसा है जो हम सब मिलकर अपनी चेतना की अवस्था को बदलने के लिए खर्च करते हैं। सुबह की कॉफी से लेकर दिन भर का तनाव दूर करने वाले वीडियो गेम्स तक और खुद को बेहतर बनाने वाली किताबों तक, ये सब कुछ हमारी उस गहरी इच्छा का ही तो सबूत है कि हम जैसा महसूस कर रहे हैं उससे कहीं बेहतर महसूस करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि ये अनुभव जिसके पीछे हम इतना पैसा और समय लगाते हैं, वो असल में होता कैसा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि चाहे आप ध्यान कर रहे हों या कोई एक्सट्रीम स्पॉट खेल रहे हों, उस पीक एक्सपीरियंस के 4 यूनिवर्सल निशान होते हैं, या कह लीजिए 4 पहचानें होती हैं। चलिए अब उन पहचानों को एक एक करके समझते हैं। इस अनुभव को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क है, STER। पहला S यानी सेल्फलेसनेस, मतलब वो जो हमारे अंदर की आवाज़ है ना, जो हर वक्त हमें जज करती रहती है, वो एकदम शांत हो जाती है। दूसरा T यानी टाइमलेसनेस, समय जैसे रुक सा जाता है, आप सिर्फ उस पल में मौजूद होते हैं। तीसरा E यानी एफर्टलेसनेस, मुश्किल से मुश्किल काम भी खेल जैसा लगने लगता है, सब कुछ अपने आप होता जाता है। और आखिरी R यानी रिचनेस, आपका दिमाग बहुत तेज हो जाता है और आपको ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं जो आमतौर पर नहीं आते। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कोई ऐसा काम करते हुए, जैसे पेंटिंग, कोडिंग या शायद किसी अपने से बात करते हुए, जब आप इतना खो गए हों कि आपको घंटों का पता ही ना चला हो? हो सकता है वही पल आपके एक्सटेसी का अनुभव रहा हो। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। अगर ये अनुभव इतना शक्तिशाली है, इतना फायदेमंद है, तो फिर इससे सदियों तक मेन स्ट्रीम से दूर क्यों रखा गया? यहाँ तक कि कई बार इसे दबाया भी क्यों गया? इस हिस्से में हम उन 3 बड़ी दीवारों को समझेंगे जिन्होंने इस आग को हमसे छिपाए रखा। पहली दीवार थी संगठित धर्म की। देखिए, कई धार्मिक संस्थानों ने व्यक्तिगत और डायरेक्ट आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ावा नहीं दिया। जोन ऑफ आर्क की तरह सीधे ईश्वर से बात करने के बजाय संस्थानों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना ही सही माना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हर इंसान सीधे उस अनुभव तक पहुंच सकता है, तो फिर बीच में मौजूद संस्था का कंट्रोल तो कमजोर पड़ ही जाएगा। ये तो हुई पहली दीवार। अब बात करते हैं दूसरी दीवार की, जो थी सामाजिक सोच की। हमारा समाज उन चीजों को ज्यादा महत्व देता है जो सालों की मेहनत और अनुशासन से मिलती हैं, जैसे कि ध्यान से मिलने वाली अवस्था। लेकिन अगर वही अवस्था किसी टेक्नोलॉजी से या किसी और शॉर्टकट से जल्दी मिल जाए, तो हम उसे नकली या बिना मेहनत का कहकर खारिज कर देते हैं। हम अक्सर प्रक्रिया की मुश्किल को परिणाम की सच्चाई से जोड़कर देखने लगते हैं। और तीसरी दीवार थी राज्य की।
यानी सरकार के कंट्रोल की। सरकारों ने हमेशा से चेतना को बदलने वाले साधनों पर कड़ा कंट्रोल रखा है और कई चीजों को तो गैरकानूनी भी बना दिया है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है डेविड नट, जो ब्रिटेन के एक जाने माने वैज्ञानिक थे। उन्हें सिर्फ इसलिए सरकारी सलाहकार के पद से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर यह कह दिया था कि कुछ बैन की हुई चीजें शराब से कम हानिकारक हैं। तो जब विज्ञान और राजनीति में टकराव होता है तो अक्सर कंट्रोल को ही चुना जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये दीवारें धीरे धीरे टूट रही हैं। धर्म, समाज और राज्य की इन सीमाओं के बावजूद आज के ज़माने में ऐसे बहुत से लोग और ग्रुप्स हैं जो इन अवस्थाओं तक पहुंचने के नए और सुरक्षित रास्ते खोज रहे हैं। चलिए मिलते हैं इन मॉडर्न कीमियागरों से। पहले और आज के तरीकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जहां लोग अकेले बिना किसी सही जानकारी के बहुत जोखिम भरे तरीकों से इसे खोजते थे, वहीं आज हमारे पास सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके मौजूद हैं। अभी एक सुरक्षित और अक्सर समुदाय के साथ मिलकर किया जाने वाला सफ़र बन गया है, जहां लोग एक दूसरे से सीखते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन संगठन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नेवी सील सीखने की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने के लिए फ्लोट टैंक्स यूज करते हैं। गूगल के इंजीनियर्स बर्निंग मैन जैसे फेस्टिवल्स में जाकर इनोवेशन और क्रिएटिविटी की नई चिंगारी खोजते हैं। और एक्सट्रीम एथलीट्स तो हमेशा से ही अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को लांघकर इस फ्लो स्टेट के मास्टर रहे हैं। अब हम अपनी चर्चा के सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं। जब ये शक्तिशाली आग हर किसी के हाथ में आ सकती है, तो हमें कुछ बहुत ही गहरे और मुश्किल सवालों का सामना करना होगा। सवाल ये है कि ये शक्ति इंसानियत के लिए एक तोहफा बनेगी या एक खतरनाक हथियार। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो बहुत बड़ी चिंताएं हैं। एक तरफ है सैन्यीकरण का खतरा। सरकारें इसका इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर कर सकती हैं, जैसा कि CIA ने अपने सीक्रेट MK Ultra प्रोजेक्ट में लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करके किया था। और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां न्यूरो मार्केटिंग जैसी तकनीकों से हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करके हमसे वो चीजें खरीदवा सकती हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है। टिम वू का ये जो कथन है ना, ये आज की इस दुविधा के एकदम दिल पर चोट करता है। यहाँ मास्टर स्विच का मतलब है हमारी चेतना, हमारी सोच और हमारी भावनाओं पर आखिरी कंट्रोल। तो इससे पहले कि हम इसके फायदों पर बात करें, हमें ये पूछना होगा कि इस स्विच पर कंट्रोल आखिर किसका होना चाहिए। तो हमने प्राचीन रहस्यों से लेकर आज के विज्ञान तक का एक लंबा सफर तय किया है। अब ये आग सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं रही। इसलिए ये आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। जब इस आग को कोई भी चुरा सकता है, तो एक समाज के तौर पर हम ये कैसे तय करेंगे कि इसका इस्तेमाल दुनिया को रोशन करने के लिए हो या उसे जलाने के लिए? शायद इसका जवाब और इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है। सोचने वाली बातें हैं।